डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर। तो ये अपनी आज की जो है वो टॉपिक है। तो लास्ट क्लास में जैसे हमने स्टडी किया था कि जो अपनी वायर होती है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उसके अराउंड इस तरह से जो है सर्कुलर लूप्स में होती है, यूं सर्कुलर लूप्स में होती है। तो आज इस क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग स्टडी करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है और फिर इसी एक्सप्रेशन को इनफाइनाइट वायर के लिए भी जो है फाइंड किया जाएगा। पहले फाइनाइट वायर के लिए एक्सप्रेशन फाइंड होगा कि फाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, और फिर वही एक्सप्रेशन इनफाइनाइट वायर के लिए भी यूज किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, सपोज अपने पास में डायग्राम कुछ इस तरह का है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि सपोज अपने पास में कुछ इस तरह की वायर हमने ली हुई है, स्ट्रेट वायर है, और इस वायर से अपने को r डिस्टेंस पर, इस वायर से r डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर अपने को जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये जो O पॉइंट है ये वायर का सेंटर नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। ये O पॉइंट यहाँ भी हम ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं पे भी हो सकता है ये पूरी वायर, ठीक है। और वायर का जो नेम है वो है वायर AB। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हम लोगों को जो ज़रूरत होगी वो ज़रूरत होगी कौन से लॉ की? बायो-सेवर्ट्स लॉ की अपने को इसके लिए ज़रूरत होगी। और अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ अपने लिए जो है मैग्नेटिक फील्ड अपने को फाइंड करनी रहेगी। सबसे पहले किसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होगी? एक एलिमेंट की। तो सपोज हमने यहाँ पे कोई करंट एलिमेंट लिया DL लेंथ का, और इस वायर में सपोज I करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हमने एक करंट कैरिंग एलिमेंट लिया DL लेंथ का। इस एलिमेंट के कारण अपने पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। और सपोज इस DL लेंथ के एलिमेंट की O से जो डिस्टेंस है वो है सपोज स्मॉल a। O से जो डिस्टेंस है वो कितनी है? मान लीजिए स्मॉल a है, ठीक है। डायग्राम को फिर से समझिए। हमने वायर है, वायर से किसी पॉइंट O से वायर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपने को चाहिए सबसे पहले लेंथ एलिमेंट लेना होगा, और उस लेंथ एलिमेंट जो करंट एलिमेंट जो अपने को लेना होगा वो हमने लिया है a डिस्टेंस पर, यानी O से जो DL के सेंटर की, इस DL का भी एक सेंटर होगा ये, तो इस DL के सेंटर की जो डिस्टेंस है वो a अपने ले लेंगे। तो पहले अपने इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, और फिर क्योंकि ये सभी एलिमेंट में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इसलिए सबकी डायरेक्शन क्या होगी? एक ही डायरेक्शन में होगी। सबकी मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट्स की इस यहाँ पे एक डायरेक्शन में होगी। तो हम सारी फील्ड को क्या कर देंगे?
इंटीग्रेट कर देंगे सभी एलिमेंट की फील्ड को तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल जाएगी। ये हमारा मेथड रहेगा करने का। तो फिलहाल तो हमने इसको किया, और सपोज ये जो डिस्टेंस है वो है मान लीजिए x। ये डिस्टेंस मैं x क्यों ले रहा हूँ बच्चों, क्योंकि अपने को एलिमेंट से डिस्टेंस चाहिए होती है, किसकी, पॉइंट P की। तो पहले अपने बायो सेवर्ट्स लॉ को अप्लाई करते हैं, और सपोज ये एंगल है थीटा, और सपोज ये एंगल है फाई। ये एंगल है थीटा और ये अपना एंगल है फाई। ये एंगल क्यों ले रहे हैं आपको भी समझ में आ जाएगा। ये एंगल थीटा है। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। कितनी आएगी देखिए, dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे आर स्क्वेयर की जगह पे क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर आएगा, क्योंकि हम एलिमेंट ये ले रहे हैं। तो एलिमेंट की डिस्टेंस अपने को लेनी है ये वाली पॉइंट P से, क्योंकि हम एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इतनी I dl साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वेयर। अब अपने इस ट्राइंगल को लें, ये जो अपना ट्राइंगल है, अपने सपोज इसका B नाम है, इसका नाम अपने C रख देते हैं। इसका इस पॉइंट का नेम है सपोज C, यानी जो अपना एलिमेंट है इसके सेंटर का जो नेम है वो है C। ठीक है, तो अपने देखेंगे कि अपने पास जो है कुछ इस तरह का जो है अपने इस dB को इंटीग्रेट करना चाहते हैं सभी के लिए। तो यहाँ पे तो वेरिएबल बहुत हैं, dl वेरिएबल है, साइन थीटा वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। क्योंकि देखो अलग जहाँ पे अपने एलिमेंट लेंगे, कहीं भी एलिमेंट लेंगे, यहाँ एलिमेंट लेंगे तो थीटा अलग होगा, यहाँ एलिमेंट लेंगे ऊपर तो थीटा अलग होगा, यानी O से ऊपर लेंगे तो थीटा अलग होगा, नीचे लेंगे थीटा अलग होगा। फिर x जो है वो हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा। अगर हम B पॉइंट पे एलिमेंट लें यहाँ पे, तो जो थीटा है वो क्या होगा, वो भी अलग होगा, और x डिस्टेंस भी क्या होगी, अलग होगी। तो इन सब वेरिएबल्स को हम एक जैसा करने के लिए, इन सब वेरिएबल्स को हम एक जैसा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि साइन थीटा जो है, यहाँ पे जो थीटा लिखा गया है, इसको हम लिख सकते हैं साइन -90 - 5। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 - 5 लिख सकते हैं। पहला स्टेप तो अपना ये हुआ, क्योंकि थीटा जो है ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो थीटा क्या होगा, 90 - 5। तो हमने थीटा की जगह पे क्या लिख दिया, 90 - 5। और ये साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिख पाएंगे, cos फाई लिख पाएंगे। साइन थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख पाएंगे, cos फाई अपने लिख पाएंगे। पहला काम तो हमने ये किया कि साइन थीटा को हमने चेंज किस में कर दिया, cos फाई के अंदर चेंज कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद में जो यहाँ पे अपने थोड़ा सा एक करेक्शन कर लें कि ये जो है L, ये जो A लिया था हमने, इसकी जगह पे हम इस डिस्टेंस को ले लेते हैं स्मॉल l। भी सपोज हमने एलिमेंट जो है वो O से L डिस्टेंस पे लिया है। सो इन दैट केस वी विल गेट इन दिस ट्राइंगल L अपॉन R will be equal to sin phi। L अपॉन R साइन फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, तो L
परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी अपने इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सॉरी साइन फाई नहीं आएगा, ये आएगा अपना टेन फाई, एल अपॉन आर विल बी इक्वल टू टेन फाई, ये अपने को रिलेशन मिलेगा यहाँ पे। तो मैं इसको रद्द कर देता हूँ। सारा जो काम है वो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन करने के लिए कर रहे हैं, बीबी को इंटीग्रेट करने के लिए कर रहे हैं। इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंट के कारण यहाँ पे फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा, और इसलिए हम जो उस सब अगर फील्ड को इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास में टोटल फील्ड आ जाएगी, इसलिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो वी विल गेट दिस एल बाई आर इन दिस ट्राइंगल, जो ट्राइंगल अपने को परपेंडिकुलर ट्राइंगल ये दिख रहा है, ओ सी सॉरी पी ओ सी, इन परपेंडिकुलर ट्राइंगल पी ओ सी, वी विल गेट L upon R is equal to tan phi, L upon R is equal to tan phi, and L will be equal to R tan phi. R tan phi, एंड अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि हमको यहाँ पे dl की वैल्यू चाहिए, साइन फाई को हमने cos फाई में चेंज कर दिया और L को अब अपने चेंज कर रहे हैं, तो dl की वैल्यू चाहिए, तो dl अपॉन डी फाई किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फाई के रिस्पेक्ट में इसको कर रहे हैं, dl अपॉन डी फाई विल बी इक्वल टू r sec स्क्वायर फाई, sec स्क्वायर फाई, and we will again get dl will be equal to r sec square phi into d phi। यहाँ तक अपना हमने क्या किया, dl की वैल्यू को भी हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि हमको इसके अंदर क्या क्या पुट करना है, dl की वैल्यू को भी पुट करना है। साइन थीटा को भी हमने किस में चेंज कर लिया, cos फाई में चेंज कर लिया। cos फाई में क्यों चेंज किया है अभी थोड़ी देर में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले हमने साइन थीटा को cos फाई में चेंज कर लिया, उसके बाद इस ट्राइंगल के अंदर हमने लगाया L बाई आर इज इक्वल टू टेन फाई, L इज इक्वल टू आर टेन फाई, एंड डी एल अपॉन डी फाई विल बी इक्वल टू आर सेक्स स्क्वायर फाई, यहाँ से आएगा डी एल विल बी इक्वल टू आर सेक्स स्क्वायर फाई डी। ये अपने पास में रिलेशन आए, इनको आप एक जगह रफ कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि अब मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा और फिर आगे आपको इन वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे हमारी इक्वेशन में। लेकिन उससे पहले हमको x को भी यहाँ पे क्या करना है, चेंज करना है। तो मैं ज़रा x को भी यहाँ पे चेंज करने का यहीं पे इसको भी लिखे रहने देता हूँ सबको, और इस छोटे बॉक्स के अंदर मैं आपको x को चेंज करना भी बता देता हूँ। तो अब अपने यहाँ पे देखें तो इसी ट्राइंगल में अपने पास में आएगा कि r अपॉन x, उसी ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, POC में, POC में r जो है वो बेस होगा। अगर फाई एंगल अपने ये कंसीडर कर रहे हैं तो ये एंगल अपने ले रहे हैं, तो r विल बी बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस विल बी इक्वल टू cos फाई, r upon x will be equal to cos phi, r upon x will be equal to cos phi, and we will get we will get x is equal to r upon cos phi, and we will get value of x also. So we have everything in this equation in the form of cos phi, or we can say phi। हमारे पास में जो भी इस डेरिवेशन में चीज़ें थी उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, फाई में कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहले हमने साइन को cos फाई में कर लिया, फिर dl को फाइंड कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन करके dl अपॉन डी फाई भी आर सेक्स स्क्वायर फाई, टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक्स स्क्वायर फाई। और उसके बाद में हमने यहाँ पे इसी ट्राइंगल में r अपॉन
बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू कॉस फाई, सो एक्स विल बी इक्वल टू आर अपॉन कॉस फाई, ये हमने कर दिया। तो अब इसी इक्वेशन में अपने क्या पुट करें, इन सभी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में 3 और 4 से ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 4, ये 2 होगी, 1 तो ये फॉर्मूला था अपना, 2 3 ये हो गई अपनी इक्वेशन, और 4 इन सब से अपने इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे अगर पुट करेंगे सो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस dB। तो जो इसके अंदर चीज़ें जो रहनी है वो क्या है, म्यू नॉट इंटू आई, क्योंकि आई भी कांस्टेंट है और 4 पाई भी कांस्टेंट है, ये सब कुछ तो वैसे ही रहेगा। जो हमने चेंज किया वो क्या है, dl को चेंज कर दिया, तो dl की जगह पे आ जाएगा r sec स्क्वायर फाई डी फाई, dl की जगह पे हमने पुट कर दिया इसको, और x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, r अपॉन कॉस फाई को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर भी हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर था नीचे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। और साइन फाई को हमने किस में चेंज कर दिया था, साइन थीटा को हम किस में चेंज कर दिया हमने, कॉस फाई में। तो ये कंप्लीट इस तरह से हमने सभी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ये भी पुट कर दिया, ये भी पुट कर दिया, और ये भी पुट कर दिया, तीनों जगह से हमने पुट कर दिया है। अब हम बाकी का जो है जो शीट उसको साफ कर लेते हैं। तो डायग्राम अपने को चाहिए अभी, क्योंकि अभी हमको जो है फाई की लिमिट लगानी होगी इंटीग्रेशन के टाइम पे। तो अपने अब सबको इंटीग्रेशन करना हमारे लिए ईजी हो गया है, क्योंकि हमने पूरा जो वैल्यू थी वो सब हमने किस में चेंज कर दी, फाई में चेंज कर दी है। तो हमने सब कुछ एक वेरिएबल में और डी फाई के अंदर कर लिया है, तो ईजी हो गया। थोड़ा अभी इसके अंदर कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होंगी, वो देखते हैं कैसे होंगी। सो डी बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, यहाँ तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में देखिए ये हो जाएगा, अगर अपने इसको सॉल्व करें आर स्क्वायर, तो इस आर स्क्वायर से एक आर क्या हो जाएगा, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले एक आर से नीचे वाला एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ओनली आर। ठीक है, अब यहाँ पे है कॉस स्क्वायर फाई, यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर फाई, यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर फाई कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा कॉस क्यूब फाई। ठीक है, कॉस क्यूब फाई, लेकिन सेक स्क्वायर फाई को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई, डी फाई तो यहीं पे ही रहेगा। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेक को हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा सेक स्क्वायर फाई जो है वो अपना हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई, ये हमने लिख दिया। एक आर से एक आर क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया था। ठीक है, और ये जो आर स्क्वायर आया था इससे एक आर हमारा कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर फाई आ गया। तो इस कॉस स्क्वायर फाई से ये पावर जो है 2 पावर कैंसिल हो गई, तो हमारे पास में अल्टीमेटली जो डी है वो हमारे पास में आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कॉस फाई डी फाई अपॉन आर, ये अपने पास में वैल्यू आई डी बी की। अब देखिए जो ये फाई है पूरा इंटीग्रेशन फाई के रिस्पेक्ट में चलेगा, तो फाई की वैल्यू की अपने लिमिट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फाई है, मैं नया डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, ये अपनों ने ओ लिया था, तो फाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है। अगर हम ये लास्ट पॉइंट लें बी, तो फाई वेरी कर सकता है पहले तो यहाँ से यहाँ,
ये जो है कौन सी डायरेक्शन में हम एंगल मेजर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंगल कहाँ से मेजर कर रहे हैं, ये बेस है अपना एंगल मेजर करने का। ये जो आर लेंथ वाली जो पी पॉइंट वाली जो थी अपनी लाइन, वो अपना बेस है। और एंगल को हम मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है तो उसको लिया जाएगा माइनस में। दिस विल बी -φ1। ये जो एंगल होगा दिस विल बी -φ1, जो हमने इसको जोड़ा है, जो हम इस आखिरी पॉइंट को यहाँ तक जोड़ेंगे। फाई तो एक एलिमेंट का था, तो लास्ट एलिमेंट कहाँ पे होगा, इस बी पॉइंट पे होगा। उस एलिमेंट को अपने जब जोड़ेंगे यहाँ से तो एंगल कितना बनेगा, -φ1। माइनस का एंगल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर होगा। तो लिमिट, लोअर लिमिट क्या हुई बी के अंदर, जब अपने बी फाइंड करेंगे तो बी फाइंड करने के लिए अपने पास में इंटीग्रेशन करेंगे अपने μ0/4π। लेकिन मैं इनको पहले ही इंटीग्रेशन से बाहर ले रहा हूँ, क्योंकि आर आई और μ0 सब कुछ क्या है इंटीग्रेशन में नहीं आएंगे, तो थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए मैं पहले ही बाहर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा -φ1। इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, -φ1। माइनस का एंगल क्यों लिया, क्योंकि जो एंगल होगा वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, माइनस के φ1 से। ये देखिए ऊपर के पॉइंट को जब अपने जोड़ेंगे यहाँ से तो ये एंगल कितना बनेगा, φ2। अभी आप कहेंगे सर φ1 φ2 तो इक्वल होंगे, वो इक्वल तब होंगे जब सेंटर हमने ओ लिया हो वायर का। लेकिन मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि ओ वायर का सेंटर नहीं है, कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। सो वी गेट μ0I/4πr -φ1 से लेकर +φ2 तक जो है वो इसकी लिमिट रहेगी। और लिमिट किसकी रहेगी, cos φ इंटू डी फाई की रहेगी। कैसे, क्यों, किस तरह से रहेगी। ये क्या था, एंटी क्लॉकवाइज एंगल का मेजरमेंट था। लेकिन ये एंगल फिर बेस तो यही रखना पड़ेगा अपने को, ये लाइन ही बेस है अपना एंगल मेजरमेंट का। और ये एंगल मेजर हो रहा है इससे इस तरफ, यानी OP से AP की ओर, OP से AP की ओर, इस तरह से। सो दिस इज, व्हाट इज दिस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस का लिया, ये क्लॉकवाइज इसलिए इसको क्या लिया, प्लस का लिया। सो लिमिट ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज फ्रॉम -φ1 टू +φ2। तो लिमिट फाई में क्यों ली, क्योंकि हमने पूरा एक्सप्रेशन ही किस में चेंज कर दिया था, फाई में चेंज कर दिया था। तो ये अपने स्टेप्स हैं इसके। बी के अंदर अपने इंटीग्रेशन करके डी को बी निकालेंगे और लिमिट आ गई -φ1 से +φ2। और अब अपने इसको जो है डायग्राम की भी ज़रूरत अब अपने को नहीं है, और अपने इसको हटा देते हैं और इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो cos φ का इंटीग्रेशन होगा, cos φ का इंटीग्रेशन होगा sin φ। तो हम इसको उसमें चेंज कर देंगे। सो b विल बी इक्वल टू μ0 I अपॉन 4πr, ब्रैकेट स्टार्ट, sin φ, cos φ का इंटीग्रेशन sin φ, एंड लिमिट इज फ्रॉम -φ1 टू +φ2, -φ1 टू +φ2। जब इसको अपने पुट करेंगे इसमें तो अपने पास में b की वैल्यू आएगी μ0 I अपॉन 4πr, ये सब वैसे ही रहेगा। एंड दिस विल बिकम sin φ1, सॉरी sin φ2 माइनस sin -φ1। sin φ2 माइनस sin φ1, और जो b की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी फिर से μ0 I अपॉन 4πr, 4πr sin φ2 प्लस sin
phi1। प्लस कैसे हो गया? क्योंकि साइन के अंदर माइनस में अगर एंगल हो तो वो माइनस साइन उसके बाहर आ जाता है, साइन फंक्शन के आगे आ जाता है। तो ये जो माइनस साइन होगा ये क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा माइनस साइन। ये है क्या? ये है साइन, ये है हमारा साइन माइनस phi1 है। तो ये चेंज होके क्या बन जाएगा? माइनस साइन phi1। माइनस साइन फंक्शन के आगे आ जाएगा और वो माइनस साइन इस माइनस साइन को मिलकर क्या कर देगा? प्लस कर देगा। दिस इज ओवर एक्सप्रेशन फॉर बी। ठीक है, ये हमारा बी का एक्सप्रेशन होगा। तो इस स्टेप में हमने क्या किया? जो वैल्यूज थी उन सबको पुट किया फॉर्मूले में, जो पहले ऊपर फॉर्मूला था सब कुछ हमने किस में चेंज कर लिया? फाई के रिस्पेक्ट में चेंज कर लिया। और जब हमने इसको क्या लिख लिया? 1 cos स्क्वायर लिख लिया। cos क्यूब से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया। cos फाई डी फाई अपॉन आर, cos फाई डी फाई अपॉन आर ये बचा। फिर इसमें से हमने इसको बाहर लिया, इसका इंटीग्रेशन करना चाहा। इंटीग्रेशन में अपने को लिमिट चाहिए होगी कि फाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो फाई जो है वो माइनस phi1 से प्लस phi2 वेरी कर रहा है, क्योंकि माइनस phi1 को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया गया है, जबकि phi2 को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया गया है। तो एक ही एक्सप्रेशन में अपने को लिमिट रखनी है, तो वहाँ पे हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के साइन के लिए माइनस और प्लस यूज़ करना पड़ेगा अपने को मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों एंगल अगर एक ही डायरेक्शन में मेजर हो रहे होते तो बात कोई दिक्कत नहीं थी, हम phi1 से phi2 ही कर लेते। बट क्योंकि दोनों की एंगल की डायरेक्शन मेजरमेंट अलग अलग है, इसलिए हम लोग माइनस phi1 से हमने phi2 तक किया और उसके बाद में सिंपली हमने मैथमेटिकल इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व किया। यहाँ पे जो है थोड़ी आइडेंटिटी यूज़ हुई कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, उससे हमने इसको क्लियर किया। साइन माइनस phi1 जो है उसका माइनस साइन आगे आ जाएगा फंक्शन के, तो ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ से अपने पास आएगा प्लस phi1। दिस इज ओवर आंसर। तो ये अपने पास में बी की वैल्यू आई। ये कौन सी वायर के लिए? फाइनाइट वायर के लिए, जिसकी लेंथ क्या थी? फाइनाइट थी। अगर यही वायर इनफाइनाइट हो, अगर यही वायर जो है वो मान लीजिए इनफाइनाइट हो, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। आप लोग इसको जो है वो नोट्स भी अवेलेबल आपको हो जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग जो है नोट्स की हार्ड कॉपी से देख सकते हैं, और अदरवाइज़ आप इसको पॉज करके देख लें एक बार वीडियो को, इस एक्सप्रेशन को, इस पूरे डेरिवेशन को, और नोट करना चाहिए तो रुक में नोट भी कर ले। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लास्ट 2-3 ईयर से आया नहीं है ये। एक वायर का डेरिवेशन है इस चैप्टर में, एक उसके बाद में इनफाइनाइट वायर का डेरिवेशन है, तो उसमें इतना तो करना ही होता है इनफाइनाइट वायर में। इसी का स्पेशल केस होता है कि अगर वायर इनफाइनाइट है तो वो अपने अभी कर रहे हैं, और फिर सर्कुलर लूप का आएगा अपने पास में जो है अपना डेरिवेशन, तो वो भी अपने स्टडी करेंगे। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में अब यही केस है हमारे पास में कि इफ़ वायर इज, फर्स्ट केस है मान लीजिए कि वायर इज इनफाइनाइट, वायर इज इनफाइनाइट, अगर वायर इनफाइनाइट हो तो अब खुद देखिए, अगर वायर देखिए सबसे पहले अगर वायर नॉर्मल लेंथ की है, इस लेंथ की मान लो वायर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया पॉइंट पी आर डिस्टेंस में, phi1 phi2 कैसे होंगे? ये होंगे, ये होगा phi1, ये होगा phi2, ये होगा phi2, और ये हमारा कितना होगा? phi1 होगा, ठीक है जी। ये आप देखिए, ये कुछ फाइनाइट एंगल्स होंगे 45 डिग्री, इस तरह से 30 डिग्री 60 डिग्री कितना भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं वायर की लेंथ बढ़ा दूं और ये आर उतना ही रखूं, आर उतना ही है, वायर की लेंथ बढ़ा दूं, तो आप देखेंगे कि ये जो एंगल है, ये एंगल phi1 और phi2 भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। जो ये एंगल है phi1 और phi2, ये भी क्या हो जाएंगे? अपने इंक्रीज हो जाएंगे। phi2 भी बढ़ जाएगा, phi1 भी क्या हो जाएगा? यानी अगर अपने वायर की लेंथ बढ़ाएंगे और डिस्टेंस उतनी रखेंगे, नज़दीक रखेंगे हम वायर को, जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो पॉइंट हमारा वहीं पे ही है,
सो इन दैट केस हमारे एंगल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट है तो आप खुद एज्यूम कीजिए, फील करके इसको देखिए कि वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, आर अपना बहुत कम है लेंथ के अकॉर्डिंग, तो ये जो एंगल होंगे ये अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री हो जाएंगे। यानी अगर वायर इनफाइनाइट है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस phi1 will be equal to phi2 will be equal to 90 डिग्री। इसको आप समझिए, अगर वायर छोटी है तो phi1 phi2 भी क्या थे, कम थे। वायर थोड़ी बड़ी की, phi1 phi2 भी बड़ी, और वायर को और बड़ा किया, डिस्टेंस थोड़ी कम कर दी या वहीं पे भी रखी, तो ये एंगल और ज़्यादा क्या हो गए हैं, हमारे ये एंगल इंक्रीज हो गए हैं। और इतने इंक्रीज हो गए हैं कि इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री। तो इनफाइनाइट के केस में ये जो एंगल होंगे, जो एंड पॉइंट्स बना रहे हैं पॉइंट P पर, इस OR लाइन के साथ में जो उन्होंने भी डेरिवेशन किया था, इस OP लाइन के साथ में जो ये एंगल बना रहे हैं एंड पॉइंट्स A और B इनफाइनाइट लेंथ के, तो वो लगभग क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। और इन दैट केस अगर हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे, जो ये एक्सप्रेशन अभी अभी हमने पढ़ा, इसी को ही हम अगर वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास में B की जो वैल्यू है वो आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R I R है, बुक में A भी दिया हो सकता है, वो डिस्टेंस को A भी ले रहा है बुक में कई जगह, तो वो कोई दिक्कत नहीं, R लिया हो तो डिस्टेंस को A लिया हो, एक ही बात है। सो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R इक्वल टू, नहीं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आएगा ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर आएगा अपने पास में साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, और इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन R multiplied by 2 and this will be equal to mu naught I अपॉन 2 पाई R। 4 पाई R की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई R या 2 पाई A भी हो सकता है, A और R एक ही बात है, मैंने अभी आपको बताया। सो इसलिए हम लोगों के पास में ये जो रिलेशन है ये इनफाइनाइट वायर के लिए है, और ये जो रिलेशन है ये अपना हमने फाइनाइट वायर के लिए लिया था। तो इनफाइनाइट वायर वाला आगे भी अपने यूज़ आएगा जब हम फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर्स फाइंड करेंगे, वहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली यूज लेंगे। इसलिए आपको इसको लर्न भी करना है, एक्सप्रेशन को, दोनों एक्सप्रेशन को आपको लर्न करना है। ये अपना टॉपिक है पूरा। और बायो सेवर्ट लॉ पे टोटल जो डेरिवेशन उनके अंदर अपने पास में एक डेरिवेशन जो है वो और बचता है, वो है अपना सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक फील्ड का। इसमें एक दो स्पेशल केस और भी गिवन है कि सपोज जैसे अपने पास में ये वायर हो और अपने पास में जो एलिमेंट है, सॉरी जो अपने ने डिस्टेंस ली है वो अपने एक एंड से लें, अगर इनफाइनाइटी वायर हो या फाइनाइट वायर भी हो, एक एंड से अगर अपने डिस्टेंस लें, यानी अब जो अपने पहले ओ से हमने जो लिया था अब उसकी जगह पे बी पॉइंट से एंड से ले रहे हैं, डिस्टेंस आर ले रहे हैं अपने। सो इन दिस केस एक एंगल हमारा जो है वो हो जाएगा, हमने क्या लिया था साइन phi1 और साइन phi2, एक एंगल हमारा हो जाएगा 0 डिग्री और एक ही एंगल बचेगा यहाँ पे भाई। फिर जैसे इस जगह को, इस पॉइंट को यहाँ पे दो एंगल बन रहे थे, अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूँ तो बताओ अब यहाँ पे यही पॉइंट इस जगह पे कौन सा एंगल बनाएगा, 0 ही बनाएगा ना। जब उन्होंने एंड को जोड़ा है इस पॉइंट P से हमने इस B को जोड़ा था डायग्राम में,
ठीक है, मैं थोड़ा इसको थोड़ा डिलीट करके बना देता हूँ अच्छे से। और भी केस हैं उनको थोड़ा मैं ओरली ही समझा देता हूँ कि सपोज अपने पास में ये वायर थी और अपने इस बी के पास में पॉइंट है वो, सपोज द पॉइंट पी इज एट नियर द वन एंड ऑफ द वायर, यहाँ पे इस केस में पहले तो क्या हो रहा था कि ये वायर थी, यहाँ से अपनों ने लिया था तो एक एंगल तो ये बन रहा था, दूसरा एंगल ये बन रहा था। अगर अपने इसको जितना भी अपने बी के नज़दीक लेके जाएंगे उतना ही क्या होगा, ये एंगल छोटा होता चला जाएगा, ये वाला एंगल जो फाइव वन एंगल है वो छोटा होता चला जाएगा। पर अगर अपने बिल्कुल बी की लाइन में ही इसको ले गए तो ये एंगल जो 5 1 है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। जो इधर वाला एंगल था ये कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और दूसरा एंगल अपने पास में बचेगा। ऐसे केस में एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन फाई 2। सिर्फ क्या बचेगा, फाई 2 बचेगा, फाई 1 नहीं होगा। और इसमें भी अगर लेंथ इनफाइनाइट है तो ये एंगल तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन ये एंगल इनफाइनाइट होने के कारण क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। लेकिन इनफाइनाइट है और हमने इस एंड के पास रख लिया इसको, पॉइंट पी को, तो ये एंगल क्या हो जाएगा अपना, अप्रोक्सीमेटली 90 हो जाएगा। फिर अपने इनफाइनाइट वायर लेंगे तो, ठीक है, ये वायर है ए बी, अगर अपने इनफाइनाइट वायर लेंगे तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा अपना, लगभग 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो रिलेशन है वो हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। वो कौन सा केस है, जब इनफाइनाइट वायर के एक एंड पे होगा तो आंसर होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। जब फाइनाइट वायर के एक एंड पे होगा तो वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन फाई 2। ये अपने रिलेशन है। टोटल 2-3 केस दिए हुए हैं, तो इन केसेस को हमने स्टडी किया। ओके, सो थैंक यू सो मच। नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे इसके ऑफलाइन, और वहाँ से आप इसको कलेक्ट कर लें हार्ड कॉपी को। थैंक यू सो मच।